हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग इतिहास का सबसे अंतिम चैप्टर पढ़ रहे थे, सबसे आखिरी चैप्टर पढ़ रहे थे। इसका नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है ना, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग पहले तो जुड़ जाइए। जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं, एक बार जल्दी से पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं और आज के इस बेहतरीन क्लास को कर सकें। ठीक है ना, हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्लास है प्यारे बच्चों, और इस बेहतरीन क्लास को कर सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और इस चैप्टर में हम ऑलरेडी एक क्लास ले चुके हैं। ध्यान रखिएगा, पिछले क्लास में ना आपका इसका हम पहला पार्ट ऑलरेडी करवा चुके हैं और इसका अब दूसरा पार्ट होने वाला है। ठीक है, इसका अब दूसरा पार्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक क्लास और लगेगा। ठीक है, अभी एक क्लास और लगेगा, तब जाकर के ये चैप्टर आपका समाप्त होगा। ओके, तो खैर चलिए, अभी हमारा ये दूसरा पार्ट है और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के कुछ वैसे टॉपिक के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इस चैप्टर से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुके हैं कि देखो भाई, यह एक ऐसा चैप्टर है जहां से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा और हर हाल में हर एक टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से याद करने का पूरा प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एक नजर में देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। लेकिन उसके पहले जो बच्चे क्रैश कोर्स में अपना एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं, तो वो बच्चे क्रैश कोर्स में जल्दी से अपना एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि भाई जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हैं ना, उनके लिए हम एक टेस्ट तैयार कर रहे हैं और टेस्ट का एक क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं, समझ गए। और अगर जो बच्चे उस टेस्ट में पास कर जाएंगे, या फिर पास नहीं बल्कि सबसे टॉप नंबर पर आएंगे, उनको हम क्रैश कोर्स का जो बुक है वो बिल्कुल मुफ्त में देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में देंगे। तो इसलिए जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं वो भाई जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। इसके लिए टेस्ट आपके सामने आ जाएगा, क्वेश्चन अभी टाइप हो रहा है। और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, वो जल्दी से जुड़ भी जाइए। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो बच्चे जल्दी से जुड़ भी जाइए, ताकि आपको आगे का बेहतरीन तैयारी सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। ओके, चलिए तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात, कल से आप लोगों का क्लास, चूंकि आपको पता है कि कल से अपना बिहार का सबसे फेमस पर्व आ रहा है, ठीक है ना, तो कल से हो सकता है कि आपका क्लास बंद रहेगा। इस सिलसिले में हम व्हाट्सएप में मैसेज डाल देंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा कुछ लास्ट में हम आपसे बातचीत करते हैं क्लास के रिगार्डिंग ही, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है, देख लेना, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो लास्ट में हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप लोग पहले क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, फटाफट से आप लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से। हाँ, और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, तो फिर दबा दीजिए लाइक वाला बटन। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक वाला बटन जल्दी से दबा दीजिए मेरे भाई, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएंगे, अपना परिवार उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, मजबूत परिवार होगा। और अगर मजबूत परिवार है तो एकदम स्तंभ की तरह खड़ा रहेगा क्या। तो चलिए भाई, जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, अरे ऑल सब्जेक्ट मिला के टेस्ट होगा, वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बोल देंगे, ठीक है ना। क्रैश कोर्स वाला या फिर टॉपर बैच वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, सब जगह पर हम आपको मैसेज डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लास्ट में बातचीत करेंगे क्लास के रिगार्डिंग प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कि कल से क्लास होगा या नहीं होगा, क्या होगा, हम आपको कल इसके बारे में सॉरी आज अभी इस क्लास के बाद हम लास्ट में बातचीत करेंगे, वहां पर देखिएगा। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए, मात्र 199 रुपये का फी है, क्योंकि आपको पता है कि भाई 2024 का एग्जाम जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लाइफ का सबसे पहला बोर्ड एग्जाम है। तो इसको एकदम सीरियसली लेना है और एकदम नंबर फोड़ करके आना है, समझ गए ना। तो इसके लिए तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए, और उसी जबरदस्त तैयारी के लिए हम 45 दिन का स्पेशल कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाइएगा, एडमिशन ले लीजिएगा। हम प्यारे बच्चों पिछले क्लास में पढ़े थे कागज का इतिहास, याद है कि नहीं याद है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कागज का इतिहास, कि कागज का इतिहास क्या है, कागज का इतिहास कितना पुराना है,
ये सब कुछ ना हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके अलावा हम आपको कागज का आविष्कार, रेशम का आविष्कार, प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत, ये सब कुछ के बारे में बताए थे कि सब कुछ चीन में हुआ था। फिर हम आपको पिछले क्लास में ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में बताए थे कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है। उसके बाद मूवेबल टाइप के बारे में बताए थे कि मूवेबल टाइप प्रिंटिंग क्या होता है, ठीक है ना। ब्लॉक प्रिंटिंग तो बताए ही थे, उसके अलावा मूवेबल टाइप प्रिंटिंग भी हम आपको बताए थे, ठीक है। उसके बाद हम आपको रेशम मार्ग के बारे में पिछले क्लास में ही बता दिए थे। गुटेनबर्ग के बारे में बताए थे, गुटेनबर्ग कौन था, किस तरीके से इसने विकसित किया भाई चीजों को, ठीक है ना। तो गुटेनबर्ग के बारे में बताए थे कि किस तरीके से जो अभी क्या उसको बोलते हैं छापखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। उसके बाद मार्टिन लूथर के बारे में बताया जो कि किस तरीके से धर्म सुधार किया और जितने भी पादरी लोग थे उनके विरुद्ध में आंदोलन छेड़ा। तो मार्टिन लूथर के बारे में भी हम आपको पिछले क्लास में ही बता दिए थे, ठीक है ना। इंक्विजिशन के बारे में हम आपको बताए थे। और आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास। आखिर यूरोप में तो हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड से होते हुए कहां पहुंचा था? यूरोप में पहुंचा था, इटली में, ये सब जगह पर पहुंच गया था। लेकिन भारत में अभी तक नहीं आया था, ठीक है ना। तो भारत के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर प्रिंटिंग प्रेस भारत में कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, जब पहुंचा तो क्या बदलाव आया भारत में, किस तरीके का क्रांति हुआ, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए, जब ये प्रिंटिंग प्रेस भारत में आया था ना, उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। जब हमारे देश में ये प्रिंटिंग प्रेस आया था उस समय ऑलरेडी हमारा देश गुलाम था। लेकिन पहले आप ये सोचिए कि भारत में जब पहले टाइपराइटर नहीं था तो किस चीज से लिखाता था? तो जानते हैं, हाथ से लिखा जाता था, समझ गए ना। जब टाइपराइटर यहां नहीं था तो उस समय समझ गए ना। तो जिस समय प्यारे बच्चों भारत में टाइपराइटर नहीं था ना, ध्यान रखिएगा, जिस समय भारत में टाइपराइटर नहीं था तो उस समय हाथ से लिखा जाता था। और जब हाथ से लिखा जाता था ना तो उसको पांडुलिपि कहते थे। क्या कहते थे? पांडुलिपि। और इस टाइप का कुछ पांडुलिपि होता था जो ताम्रपत्र पर भी लिखा जाता था, यानी तार के पत्ते पर भी, कुछ कागज पर भी लिखा जाता था। और इसको लिखने के बाद ना, इसको जानते हैं, जिल्द कर लिया जाता था। जैसे आप लोग को पता है, जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये किताब है, ठीक है। इस किताब को अगर हमें सुरक्षित करना है तो क्या करते थे? चाहे आप लोग के पास अगर किताब होगा तो देखते हैं ना, इसके ऊपर से जिल्द चढ़ा लेते हैं, कवर चढ़ा लेते हैं। हम लोग पॉलिथीन से चढ़ा करके पिन मार देते थे चारों तरफ से कि इसका ऊपर वाला जो कवर है वो कम से कम फटे ना। तो उसी तरीके से जैसे अभी आप देखते होंगे सर्टिफिकेट वगैरह को, सर्टिफिकेट वगैरह देखते हैं ना कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट रहे या फिर आधार कार्ड, ये सब तो ऊपर से ना पॉलिथीन का लुमिनेशन करवा लेते हैं। लुमिनेशन क्यों करवाते हैं भाई? लुमिनेशन क्यों करवाते हैं? वीडियो फंस रहा है क्या? है? सही तो है भाई, कहां फंस रहा है? ठीक है ना। नहीं जी, वीडियो ठीक है, मैनेज कर लीजिए आप लोग किसी भी तरीके से, नहीं तो फिर अगर दिक्कत हुआ तो फिर क्लास में डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। मैनेज कर लीजिए कैसे भी क्लास करके, पूरा क्लास करना है हमें, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी हम लोग आधार कार्ड वगैरह जो होता है ना उसको लुमिनेशन करवाते हैं। क्यों लुमिनेशन करवाते हैं? आधार कार्ड वगैरह को सुरक्षित करवाने के लिए, ताकि हमारा आधार कार्ड फटे ना, पानी में ना गले, तो इसलिए ना हम लोग लुमिनेशन करवा लेते हैं। तो उसी तरीके से पहले क्या होता था कि जो पांडुलिपि होता था ना, तो पांडुलिपि के ऊपर में जिल्द चढ़ा दिया जाता था, उसको कहते थे कि सजिल्द कर दिए इसको, समझ गए ना। तो उसके ऊपर में जिल्द चढ़ा लिया जाता था कि पांडुलिपि हमारा एकदम सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, समझ गए। ध्यान रखिएगा, ओके। हाँ जी। तो चलिए प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास जब हुआ उससे पहले क्या होता था? हाथ से पांडुलिपि लिखा जाता था, ठीक है ना। और भारत में अगर कहें कि भारत में प्यारे बच्चों अगर प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ तो उसका मुख्य योगदान था पुर्तगालियों को। पुर्तगाली किसे कहते हैं? जैसे जो चीन से आया उसको चीनी कहे, समझ गए ना। जो इंग्लैंड से आया उसको अंग्रेज कहे, उसी तरीके से जो पुर्तगाल देश से आया उसको पुर्तगाली कहते हैं, समझ गए। पुर्तगाल एक देश है, वहां से आया, उसको पुर्तगाली कहते हैं। तो जब पहली बार जब पुर्तगाली आया था ना, वो वही अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आया था, ठीक है। जब पहली बार भारत में पुर्तगाली आया तो अपने साथ ना छापने वाला मशीन लेकर के आया, प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आया, और उसे देख करके फिर यहां लोग प्रिंटिंग प्रेस बनाने भी लग गए, प्रिंटिंग प्रेस से छपाई भी होना शुरू हो गया, समझ गए ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम 16वीं सदी में, भारत में सर्वप्रथम 16वीं सदी या फिर 16वीं शताब्दी भी कह सकते हैं,
प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। किसको जाता है भाई? पुर्तगालियों को इसका श्रेय जाता है, ठीक है ना। भारत में छापाखाना विकास के पहले हाथ से लिख करके पांडुलिपियों को तैयार करके उसे रखा जाता था एवं इन पांडुलिपियों को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्हें सजिल्द भी किया जाता था। यानी कि जब तक यहां छापाखाना नहीं था, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस वाला मशीन नहीं आया था, उसके पहले अभी हम आपको बताया कि पांडुलिपि रहता था और पांडुलिपि रहता था और इसको सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है ना। अच्छा, आप कहिएगा कि सर बीचवा में छेद का है सर, यहां पर ही देख रहे हैं ना, जैसे जो पांडुलिपि है देख रहे हैं, यहां पर भी छेद है, यहां पर भी छेद है। पता है छेद क्यों रहता था? इसको क्या कर दिया जाता था ना कि एक कांटी के जैसा लंबा रहता था, समझ गए ना, और उसी के बीच में इसको घुसा घुसा करके रखा जाता था ताकि इधर उधर ही फटे ना, समझ गए ना। तो इसलिए बीच में छेद करके और इसी में घुसा घुसा करके इसको सब रख ले जाता था ताकि किसी प्रकार से इसको कोई नुकसान ना हो, समझ गए। अरे बिल्कुल नहीं यार, आवाज कहां फंस रहा है? हमारे मोबाइल में सही चल रहा है, आप लोग बोल रहे हैं कि आवाज फंस रहा है। हो हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। ज्यादा दिक्कत हो रहा है क्या? ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बताइए। ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो बताइए। ज्यादा दिक्कत हो रहा है क्या? आया ना, बोलिए जल्दी से, ज्यादा दिक्कत हो रहा है? ठीक है, चलिए। तो देखिए हम आपको क्या बताएं, पांडुलिपि जो लिखा था जो पांडुलिपि रहता था उसको प्यारे बच्चों सजिल्द कर दिया जाता था ताकि वो सुरक्षित रहे और किसी तरीके से उसको कोई नुकसान ना हो, समझ गए ना। हाँ, अगर दिक्कत भी हो ना भाई फिर भी पढ़ लो, ठीक है ना, दिक्कत भी हो फिर भी पढ़ लो, किसी तरीके से पढ़ लो, समझ तो जाओगे ना कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत मैनेज कर लो भाई, ठीक है ना, थोड़ा बहुत दिक्कत मैनेज कर लो, पढ़ने वाले बहुत मुश्किल में भी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे करके पांडुलिपि का समय खत्म हो गया, पांडुलिपि खत्म हो गया जी, क्योंकि ये उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था और उतना ज्यादा सुरक्षित भी नहीं था, इसको बड़ा मेहनत से रखना पड़ता था। तब जाकर के पुर्तगाली लोग आया, तब पुर्तगाली लोग अपने साथ धीरे धीरे क्या लेकर के आया? जब पुर्तगाली लोग आया तो अपने साथ धीरे धीरे करके क्या लेकर के आया? प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आया। अच्छा, अब जब भारत में प्रिंटिंग प्रेस आया तो पहली बार तो जब आया तो धीरे धीरे छोटा बहुत मतलब छोटा मोटा चीज का यहाँ पर प्रिंटिंग हुआ, लेकिन भारत में एक क्रांति आया बहुत बड़े तौर पर प्रिंटिंग प्रेस के कारण, और वो है समाचार पत्र की क्रांति, ठीक है ना। यानी कि भारत में प्रिंटिंग आया ना तो भारत में निकलना शुरू हो गया क्या? समाचार पत्र। अभी जो आप लोग अखबार देखते हैं ना, हिंदुस्तान देखते हैं, दैनिक जागरण देखते हैं, दैनिक भास्कर देखते हैं, ये सब ना समाचार पत्र था। तो अभी ये सब आ रहा है, लेकिन उस समय प्यारे बच्चों समाचार पत्र निकलना शुरू हो गया। प्रिंटिंग प्रेस आ ही गया था, समाचार पत्र एकदम धड़ाधड़ छपाई होता था। कुछ दैनिक पत्र निकलता था, मतलब जो डेली अखबार निकलता है, कुछ साप्ताहिक निकलता था और कुछ मासिक भी निकलता था, समझ गए। कुछ दैनिक निकलता था, कुछ साप्ताहिक निकलता था और कुछ मासिक भी निकलता था। तो भारत में क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस आने से प्यारे बच्चों क्या क्रांति आया? समाचार पत्र आया। क्या आया? समाचार पत्र आया। और ये जो समाचार पत्र आया ना, ये एक तो दैनिक होता था जी, ध्यान रखिएगा, दो तीन तरीके का समाचार पत्र आता था। एक दैनिक होता था, एक प्यारे बच्चों साप्ताहिक होता था, ठीक है, साप्ताहिक। एक दैनिक होता था, एक साप्ताहिक होता था और एक मासिक पत्रिका होता था, ठीक है ना। मासिक, दैनिक उसको कहते हैं जो डेली आता है, साप्ताहिक उसको कहते हैं जो 7 दिन में एक बार आता है, और मासिक पत्रिका उसको कहते हैं जो माने कि महीने में आता है, समझ गए ना, महीने में एक बार आता है। अभी भी देखिएगा बहुत सारा साप्ताहिक पत्रिका आता है और बहुत सारा मासिक पत्रिका आता है, समझ गए। तो उस समय ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक साप्ताहिक पत्रिका होता था, एक मासिक पत्रिका होता था और एक दैनिक पत्रिका होता था। तो इस तरीके से समाचार पत्र निकलना शुरू हो गया, बहुत सारे समाचार पत्र निकलने लग गए। और चूंकि प्यारे बच्चों उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे ना जो अंग्रेजों के बारे में भड़काऊ चीज लिखते थे, ठीक है।
अंग्रेजों के बारे में भड़काऊ चीज लिखते थे, ठीक है ना, लोगों को जगाने का काम करते थे कि कम से कम भाई लोगों को जगा दे समाचार पत्र के माध्यम से। शुरू समाचार पत्र आया था, सब लोग लेकर के खूब पढ़ता था, समझ गए ना। पहले के बूढ़ा आदमी के देखिएगा ना, समाचार पत्र खूब पढ़ता था, ठीक है। तो शुरू आया था तो समाचार पत्र बहुते पढ़ता था, ठीक है। तो उसी में छाप देता था कि अंग्रेज लूट रहा है, अंग्रेज खसोट रहा है, इस दिन को भाई आंदोलन है, इस दिन को मारना है, समझ गए ना। तो सब कुछ पेपर में छाप देता था। और चूंकि हिंदी जो है ना वो अंग्रेजमन को पढ़े नहीं आता था, समझ गए, हिंदी अंग्रेजमन को नहीं पढ़े आता था, तो खूब हिंदी में लिख करके लोगों को भड़काने का काम चलता था। तो हिंदी में, बांग्ला में, उर्दू में, इन सब भाषाओं में ना समाचार पत्र को छापा जाता था, समझ गए। और छाप करके लोगों को जगाने का काम किया जाता था कि भाई जागो जागो, समझ गए ना, अंग्रेजों से लड़ो। तो ध्यान रखिएगा, छापाखाना के बाद भारत में समाचार पत्र का उदय हुआ कब? 19वीं शताब्दी में, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी में समाचार पत्र का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी बोले तो 1800 से लेकर के 1800 से लेकर के 1900 ईस्वी, 1800 से लेकर के 1900 ईस्वी को क्या कहते हैं? 19वीं शताब्दी कहते हैं। तो इन बीच में क्या आया? भारत में समाचार पत्र का ट्रेंड आया और समाचार पत्र एकदम जोर शोर से छपना शुरू हो गया। लोग समाचार पत्र के माध्यम से क्या मतलब कह सकते हैं कि नया एकदम रंग रूप में ढलने लग गए थे, नए तरीके से सोचने विचारने लग गए थे। तो जब भारत में समाचार पत्र आया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, अब बताते हैं कि जब भारत में पहली बार समाचार पत्र आया, जब पहली बार प्रिंटिंग प्रेस आया, तो सबसे पहला समाचार पत्र कौन निकाला था? कोई तो ऐसा आदमी होगा ना जो सबसे पहले निकाला होगा, समझिए बातों को। कोई तो ऐसा आदमी होगा जो सबसे पहले समाचार पत्र निकाल दिया होगा। तो भारतीयों में उतना हिम्मत कहां था कि सबसे पहले समाचार पत्र निकाले? भाई भारतीय लोग तो नहीं निकाल पाएंगे ना। सबसे पहली बार जब प्रिंटिंग प्रेस आया, जब समाचार पत्र छापने का बारी आया, तो भारतीयों में तो हिम्मत नहीं था। और अगर कोई भारतीय छापते भी तो अंग्रेजमन सब छापने नहीं देता, करे तू भागता यहां से, तू छापेगा समाचार पत्र है। तो इसलिए एक अंग्रेज आदमी था, समझ गए ना, अंग्रेज ही आदमी था, और वो सबसे पहली बार समाचार पत्र का शुरुआत किया। और उस अंग्रेज आदमी का नाम था विलियम बोल्टस। क्या नाम था? विलियम बोल्टस, जो सबसे पहली बार 1766 में ही छापा था, समझ गए ना, 1766 में ही बोल्टस छापा था। अच्छा, अब कहिएगा कि सर तो ये 1766 में छापा, तो आप कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में भारत में उदय हुआ था। ये था प्यारे बच्चों अंग्रेज, समझ गए ना, ये आया था इंग्लैंड से। इंग्लैंड में तो चूंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार बहुत पहले से हो गया था, समझ गए। तो इसलिए ये कुछ ना काम, ये कुछ यहाँ का काम ना वहां से करवा लेता था। कहां से? इंग्लैंड से करवाता था, समझ गए। और साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका इस प्रकार से निकालता था। तो 1766 ईस्वी में विलियम बोल्टस ने क्या किया? आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ किया, यानी कि समाचार पत्र छापने का शुभारंभ किया, ठीक है ना। समाचार पत्र छापने का शुभारंभ किया था पहली बार 1766 ईस्वी में, समझ गए ना। और भारत ध्यान रखिएगा, भारत में अंग्रेजों के द्वारा एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था जेके हिक्की, ठीक है ना। एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था प्यारे बच्चों जेके हिक्की, पूरा नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है ना। उसने सबसे पहली बार समाचार पत्रिका निकाला जिसका नाम था बंगाल गजट, ठीक है। सबसे पहली बार निकाला था 1780 ईस्वी में, ठीक है ना। 1780 ईस्वी में सबसे पहली बार वो क्या निकाला? अखबार निकाला जिसका नाम था बंगाल गजट। देखिए उसका एक चित्र यहां पर आप लोग देखिए। ये पेपर है प्यारे बच्चों 10 मार्च 1781 ईस्वी का, ठीक है ना। ये पेपर जो अभी आप लोग देख रहे हैं ना, ये पेपर कब का है? 10 मार्च 1781 ईस्वी का। यहां पर आप लोग देखिएगा ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहां पर क्या लिखा गया है? मार्च 10 1781, और ऊपर में देखिए क्या लिखा है? बंगाल गजट है लिखा हुआ, बंगाल गजट है ना। तो देखिए, और ये कलकत्ता से छपता था, ठीक है। तो सबसे पहली बार अखबार यही निकला था, कौन? बंगाल गजट, ठीक है ना। सबसे पहला यही निकला था बंगाल गजट। और कौन निकाला था? तो जेके हिक्की निकाला था। कौन है? जेके हिक्की, जेके हिक्की, ठीक है ना। जेके हिक्की ने सबसे पहली बार क्या निकाला? बंगाल गजट नामक पत्रिका निकाला। इसको अखबार भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको अखबार भी कह सकते हैं। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं 1 साल के बाद का ही पेपर, यानी कि 1780 से तो 1780 में तो बंगाल गजट निकला ही था। ये पेपर कब का है? 1781 का है, ठीक है ना। चलिए सही है।
हाँ, जेके हिक्की नाम याद रखिएगा। तो सबसे पहली बार ये पत्रिका कौन निकाला था भाई? जेके हिक्की ने निकाला 1780 ईस्वी में, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जेके हिक्की तो पत्रिका निकाल दिया, बहुत अच्छे तरीके से पत्रिका भी चल रहा था, लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि ये जो जेके हिक्की था ना, ये अंग्रेजों के बारे में थोड़ा सा बुराई लिख दिया अपने पेपर में, ठीक है। अंग्रेजों के बारे में जब तक अच्छा लिख रहा था तब तक तो अच्छी बात था भाई, कि चलो अंग्रेज भी सोचता था कि चलो हमरे तारीफ में लिख रहा है, क्या दिक्कत है, समझ गए। तो अंग्रेजों के बारे में जब अच्छा अच्छा बात लिख रहा था तो इसका पेपर ही बंगाल गजट खूब चल रहा था। एक बार क्या हुआ कि इसने अंग्रेजों के विरुद्ध लिख दिया, ठीक है ना, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आलोचना कर दिया। जो अंग्रेज आया था उसका कंपनी क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बार बुराई कर दिया अपने पेपर में, आलोचना कर दिया। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का आलोचना किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजमन क्या किया कि इसका एक पेपर वाला जो कंपनी था ना, इसको अपने जब्त में ले लिया, ठीक है, अपने जब्त में ले लिया। और जेके हिक्की को कहा कि तू भागो यहां से जितना जल्दी इंग्लैंड, नहीं तो तुमको जाने मार देंगे हम, समझ गए ना। यानी कि जेके हिक्की को क्या किया, यहां से उसको वापस इंग्लैंड भेज दिया, समझ गए। और इसको मतलब कि जो पेपर था बंगाल गजट, इसको अपने कब्जे में ले लिया, कौन? अंग्रेज, समझ गए ना। यानी कि जो अंग्रेज था वो कहता था ना, अंग्रेजमन सब कहता था कि हमरा बारे में बढ़िया बढ़िया बात लिखेगा तब ये पेपर निकलेगा, अगर हमरा बारे में खराब बात लिखेगा तो हम पेपर छापने नहीं देंगे, समझ गए ना। तो ये जेके हिक्की को ये पेपर बंद करवा दिया, यानी कि जो बंगाल गजट 1780 ईस्वी में निकला था उसका क्या हो गया? समाप्ति हो गया, वो बंद हो गया, समझ गए। जब ये बंगाल गजट बंद हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है, तब 1780 ईस्वी में ही एक और पेपर निकला जो अंग्रेजे निकाला, जिसका नाम था इंडिया गजट, ठीक है। 1780 में जब बंगाल गजट बंद हुआ, ध्यान रखिएगा कहां लिखे हैं बंगाल गजट, हाँ ये देखिए, बंगाल गजट जब बंद हुआ ना तो 1780 ईस्वी में ही दूसरा एक पेपर निकला जिसका नाम था इंडिया गजट, ठीक है। क्या नाम था? इंडिया गजट, जो कि अंग्रेज ही निकाला था। अभी तक भारतीय कोई पेपर नहीं छाप रहा था। 1780 ईस्वी तक कोई भी भारतीय पेपर छापने का काम नहीं कर रहा था, अभी तक ना सब अंग्रेजी लोग करता था। सबसे पहली बार 1780 में कौन किया? जेके हिक्की किया, लेकिन जेके हिक्की ईस्ट इंडिया कंपनी का आलोचना कर दिया, बुराई कर दिया, तब इसका पेपर का कंपनी अपने जब्त में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। उसके बाद 1780 में ही एक दूसरा पेपर निकला जिसका नाम था इंडिया गजट, लेकिन यह भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया, और अगर चला भी तो यह अंग्रेजों का पेपर था। लेकिन उसके बाद अंत में 1816 ईस्वी में, देखिए ध्यान से मतलब अंग्रेज लोग पेपर निकालना शुरू कर दिया था 1780 ईस्वी से, सोच लीजिए। और एक भारतीय थे जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। नाम क्या था? गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक भारतीय थे जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। वो क्या किए कि 1780 में तो पहली बार निकला था, ये 1816 ईस्वी में अपना एक पहला समाचार पत्र निकाले और उसका भी नाम रखे बंगाल गजट ही, ठीक है ना। पहली बार कोई भारतीय व्यक्ति पेपर निकाला था जिसका नाम था बंगाल गजट, लेकिन ये बंगाल गजट अलग था, जो कि भारतीय निकाला था, सॉरी अंग्रेज लोग बंगाल गजट निकाला था वो अलग था। और ये जो निकाले थे ना गंगाधर भट्टाचार्य, ये अलग था, ये हिंदी में रहता था, अंग्रेज वाला पेपर अंग्रेजी में रहता था। देख नहीं रहे हैं, सब अंग्रेजी में लिखल है ना, सब अंग्रेजी में लिखल है, यहां पर आपको हिंदी नहीं मिलेगा, क्योंकि अंग्रेज लोग ना पढ़ता था प्यारे बच्चों, क्या पता है, अंग्रेज लोग अंग्रेजी में पढ़ता था ना, हिंदी तो उसको पढ़ने आता नहीं था, समझ गए ना। और नाम क्यों रखा था बंगाल गजट पता है? क्योंकि इंग्लैंड में एक पेपर चलता था लंदन गजट, ठीक है ना, इंग्लैंड में एक पेपर चलता था लंदन गजट, उसी का देखा देखी नाम रखा था बंगाल गजट, ठीक है, उसी का देखा देखी नाम रखा था बंगाल गजट। तो इस तरीके से एक भारतीय थे जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, पहली बार हुआ 1816 ईस्वी में। एक ऐसे पहले भारतीय थे जो कि पेपर छापने का शुरुआत किए, यानी कि अखबार छापने का शुरुआत किए। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने अखबार छापने का शुरुआत किया था, तो नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो आपका तो जवाब हो जाएगा गंगाधर भट्टाचार्य। कब वो छापना शुरू किए? तो 1816 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में छापा जाने वाला पहला अखबार कौन था, अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत में छपने वाला पहला अखबार कौन था, तो जवाब होगा बंगाल गजट, ठीक है ना। यह परीक्षा में पूछा जाता है, भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन था, तो बंगाल गजट हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाँ जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से, जल्दी जल्दी से लिखिए।
तो ये लिखे बंगाल गजट, ठीक है ना, भारत में छपने वाला पहला पेपर बंगाल गजट, ठीक है। लेकिन ये जो गंगाधर भट्टाचार्य जो पेपर निकाले थे बंगाल गजट, ये साप्ताहिक पेपर था, ठीक है ना, साप्ताहिक था प्यारे बच्चों, यानी कि सप्ताह में एक बार निकलता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपको इस बात का इंतजार है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस बात का इंतजार है कि ये दैनिक था कि साप्ताहिक था, तो याद रखिएगा ये एक साप्ताहिक पेपर था जो कि सप्ताह में एक बार आता था, ठीक है। तो भारतीयों के द्वारा छापा जाने वाला सबसे पहला साप्ताहिक अखबार कौन था? तो बंगाल गजट था, ठीक है ना। और अंग्रेजों के द्वारा भी छापे जाने वाला सबसे पहला था बंगाल गजट। दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और आगे बढ़कर के बात करते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि पेपर जब छपना शुरू हो गया ना तो उस पेपर का बहुत ज्यादा फायदा उठाए। जिसमें एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय एक धर्म सुधारक व्यक्ति थे, धर्म को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित थे कि हमें भाई धर्म को सुधारना है, ठीक है ना। और हिंदू धर्म में जितनी भी कुरीतियां थी, मुस्लिम धर्म में जितनी भी कुरीतियां थी, उसे ये समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, उसे ये खत्म करने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, राजा राम मोहन राय जी जो थे, राजा राम मोहन राय जो थे, वो 3 समाचार पत्र निकालते हैं और 3 समाचार पत्रों के माध्यम से हिंदुओं में जो फैला हुआ कुरीति था, धार्मिक कुरीति, उसको दूर किए। मुसलमानों में जो फैला हुआ धार्मिक कुरीति था उसको दूर करने का प्रयास किए, ठीक है। इसके अलावा एक अंग्रेजी में भी वो पेपर निकाले थे। तो ध्यान रखिएगा 1821 ईस्वी में उन्होंने बंगला भाषा में एक पेपर निकाला जिसका नाम था संवाद कौमुदी, ठीक है ना। और ये जो संवाद कौमुदी पेपर था ना, इसमें हिंदू धर्म में जो कुरीतियां फैली हुई थी, जैसे सती प्रथा हो गया, सती प्रथा को जड़ से अगर खत्म करने का किसी को श्रेय जाता है तो वो यही व्यक्ति है, ठीक है ना। सती प्रथा अगर जड़ से किसी ने समाप्त किया तो वो राजा राम मोहन राय ही थे, जिन्होंने सती प्रथा को एकदम जड़ से उखाड़ करके फेंका था, ठीक है। प्रयास तो करने के लिए सब लोग किए थे, दयानंद सरस्वती भी प्रयास किए थे, लेकिन उतना खत्म नहीं हुआ था। लेकिन हम कहें कि एकदम धरातल स्तर पर जड़ से खत्म हो गया, तो फिर प्यारे बच्चों वो व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, ठीक है ना। तो ये धर्म को सुधारते थे, ठीक है ना, धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे, ठीक है। तो सबसे पहली बार 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी पेपर निकालते हैं जिसका नाम है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। और इस संवाद कौमुदी पेपर में वो धर्म के बारे में लिखते हैं। किस धर्म के बारे में? हिंदू धर्म के बारे में। संवाद कौमुदी में वो हिंदू धर्म के बारे में लिखते हैं कि हिंदू धर्म में क्या क्या कुरीतियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, और उस बुराइयों को कैसे दूर किया जा सकता है। समझ गए ना? यानी कि हिंदू धर्म के लोगों को जागृत करने का काम किए, जगाने का काम किए, कुरीतियों से बाहर निकालने का काम किए। समझ गए ना? तो ध्यान रखिएगा। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा भी 3 समाचार पत्र निकाला गया, जिसमें पहला क्या बता दिया? संवाद कौमुदी। दूसरा 1 साल के बाद 1822 में निकला, 1821 में निकल गया संवाद कौमुदी। दूसरा 1822 में निकला जो कि फारसी भाषा में था, मीरातुल, ठीक है ना, मीरातुल। और ये जो मीरातुल है ना, इसमें मुसलमानों के समाज में जो कुरीतियां फैला हुआ है उसके बारे में लिखे। समझ गए कि भाई मुसलमान धर्म में, मुस्लिम धर्म में या फिर इस्लाम धर्म में कौन कौन सा सामाजिक कुरीति है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो 1821 में संवाद कौमुदी निकाल के हिंदू धर्म को जगाए और 1822 में मीरातुल निकाल करके मुस्लिम धर्म को जगाए। अब अंग्रेजों लोग खुश रहता था कि अरे ये तो हिंदुओं के बारे में लिखता है, मुसलमानों के बारे में लिखता है। समझ गए ना? तो ये एकदम खुश रहता था। उसके बाद अंग्रेजी में भी निकाले, अंग्रेजी में भी एक मैगजीन निकाले जिसका नाम था ब्राह्मणी निकल, ब्राह्मणी निकल। समझ गए ना? ब्राह्मणी निकल एक अंग्रेजी में भी ये क्या निकालते हैं? मैगजीन निकालते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, ढेर सारा प्यारे बच्चों निकलना शुरू हो गया पेपर। यानी कि भारतीय जितने भी क्रांतिकारी थे जो कि देश को आजाद कराना चाहते थे, समाज में फैली हुई बुराइयों को खत्म करना चाहते थे, उस सब लोग मिलकर के पेपर निकालना शुरू कर दिए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सब लोग अब अपने विचारों को, सब लोग अब अपने विचारों को खुली जनता के सामने न कह करके पेपर में छपवा देते थे। जैसे पहले क्या होता था कि जब पेपर नहीं था ना, तो अगर कुछ बात जनता तक पहुंचाना है तो मीटिंग बुलाया जाता था, आ जाना भाई, इस मैदान में आ जाना, और यहां पर आज ये आ रहे हैं, ये मीटिंग होगा और इसके बारे में बातचीत किया जाएगा। तो सब आदमी वहां पर जुटता था, उसमें कहा जाता था कि देखो भाई इस प्रकार का बात है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, ये करना है, वो करना है। समझ गए ना? तो इस प्रकार का बात किया जाता था। तो इसमें होता क्या था कि कभी कभी घटना घट जाता था। जैसे
देखिए ना, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड को उठा करके देख लीजिए, वहां पर मीटिंग हो रहा था, जनरल डायर गोली चलवा दिया। ठीक है, तो इसलिए जितने भी क्रांतिकारी लोग थे ना, वो सब क्या सोचते थे, सबसे बढ़िया उपाय है पेपर। पेपर में कोई चीज लिख दीजिए, वो जनता तक पहुंच जाएगा। समझ गए ना, लोग सोचते थे कि सबसे बढ़िया उपाय क्या है, पेपर है, कि पेपर में लिखिए और बात जनता तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लोग पेपर छापना शुरू कर दिए। जितने भी क्रांतिकारी थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जितने भी सारे लोग थे ना, सब लोग पेपर छापना शुरू कर दिए। तो 1821 में बंगाल भाषा में कौन लिखे, संवाद कौमुदी लिखे थे राजा राम मोहन राय, और मिरातुल लिखे, फिर अंग्रेजी में भी निकाले। और जब देख लिया अंग्रेज के, अरे भाई ये लोग तो अपना अपना पेपर छाप करके ना हमारे खिलाफ भड़का रहा है, समझ गए। अंग्रेजमन जब देखा कि भारतीय लोग सब, जो बुद्धिजीवी लोग है भारत का, वो सब तो पेपर निकलवा करके हमरे खिलाफ छपवा रहा है, ये तो जंग भड़का रहा है भाई, ये तो पेपरवा को कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। समझ गए ना, यानी कि अंग्रेज लोग सचेत हो गया, अंग्रेज लोग सचेत हो गया कि नहीं, कुछ तो उपाय करना होगा, ये तो हमरे खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहा है। समझ गए ना, उपाय करना होगा, हमरे खिलाफ ही भड़काने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से करके प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ बातचीत चलने लगा। तब अंग्रेज लोग जो था ना, वो भारतीय समाचार पत्रों का विरोध करने लगा, खास करके जो समाचार पत्र हिंदी में छप रहा था उसका विरोध करने लगा। क्या करने लगा, हिंदी समाचार पत्र का विरोध करने लगा। सोचा कि अगर हिंदी वाला विरोध करेंगे ना तो आदमी सब पढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, सोचा कि अगर हिंदी वाला समाचार पत्र का विरोध करेंगे तो आदमी लोग नहीं पढ़ पाएगा। अंग्रेजी में समाचार पत्र निकलता है तो उसे तो भाई भारतीय लोग कोई पढ़ नहीं सकता है, और हिंदी में निकालने ही नहीं देंगे। तो इसलिए वो भारतीय समाचार पत्रों, खास करके जो क्षेत्रीय समाचार पत्र था, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, हाँ, क्षेत्रीय समाचार पत्रों का विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि देखो, अब समाचार पत्र यानी कि जो अखबार भी निकलेगा वो दो तरीके से निकलेगा। ठीक है, अंग्रेजों का जो अखबार था उसको कहते थे एंग्लो इंडियन, अंग्रेजों का जो अखबार था उसका नाम दिया गया था एंग्लो इंडियन, और जो भारतीय लोगों का जो अखबार था उसका नाम पड़ा था भारतीय प्रेस। ठीक है, तो अखबार भी, प्रेस भी अब दो भागों में बंट गया था। जो प्रेस था वो दो भागों में बंट गया, एक था एंग्लो इंडियन जो अंग्रेजों के लिए अखबार छापता था, और एक था भारतीय प्रेस जो भारतीय लोगों के लिए अखबार छापता था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब समझिएगा, अंग्रेज जो था वो एंग्लो इंडियन को खुली आजादी दे दिया था। अंग्रेज जो था ना वो एंग्लो इंडियन को खुली आजादी दे दिया था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो अंग्रेज था ना वो एंग्लो इंडियन को खुली आजादी दे दिया था और साफ कह दिया था कि सरकार का जितना भी नीति रहेगा या फिर सरकार का जो बात होगा वो छपेगा एंग्लो इंडियन में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, सरकार का जितना भी नीति रहेगा, सरकार का कोई भी बात रहेगा वो कहां छपेगा जी, वो छपेगा एंग्लो इंडियन में। ठीक है, और भारतीय प्रेस को सरकार का कोई भी जानकारी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि सरकारी कोई चीज निकला तो वो किस में छपता था, एंग्लो इंडियन में छपता था। ठीक है ना, भारतीय प्रेस वाला में वो चीज छपता ही नहीं था, यानी कि भारतीय प्रेस को बहुत हद तक प्रतिबंधित कर दिया गया था। समझ रहे हैं ना बातों को, भारतीय प्रेस को बहुत हद तक प्रतिबंधित कर दिया गया था, जबकि एंग्लो इंडियन को प्रतिबंधित नहीं कर दिया गया था, एंग्लो इंडियन को और खुली आजादी दे दिया गया था। ठीक है ना, तो अंग्रेजों का अब अलग पेपर छपने लगा और भारतीय लोगों का पेपर अब अलग छपने लगा। ठीक है, हाँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसी में आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि जब अंत में हुआ क्या, जानते हैं, अभी आगे हम आपको ना एक चीज बताएंगे। ठीक है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक आया था पेपर। ठीक है ना, आगे हम आपको उसके बारे में बताएंगे, तब जाकर के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था। अब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का भी चर्चा इस चैप्टर में आएगा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में बताए थे ना, कब आया था जरा बताइए पहले, तब आगे बढ़ते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था और किसके द्वारा लाया गया था, यह भी बताइए। चलिए पहले बताइए तब आगे बढ़ते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था और किसके द्वारा लाया गया था, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप हमें। हाँ जी, फटाफट से बता दीजिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था और किसके द्वारा लाया गया था, कौन लाया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट? 1700, 1800, 1878 ईस्वी में। चलिए वाह, बहुत बढ़िया, 1878 ईस्वी में, और लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था, बताए थे ना, लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 1878 में लाया गया था बाबू, बिल्कुल सही जवाब है आपका।
तो अब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि एंग्लो इंडियन को एकदम खुला छूट दे दिया गया, जबकि भारतीय प्रेस को बहुत हद तक प्रतिबंधित कर दिया गया। तो अंग्रेजों का पेपर अलग और भारतीयों का पेपर अलग। चलिए कुछ अंग्रेजों का पेपर देख लेते हैं कि अंग्रेजों का कुछ पेपर कौन कौन सा है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 ईस्वी में निकला था, ठीक है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि 1861 ईस्वी में निकला था, यह अंग्रेजों का पेपर था। अभी भी टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, लेकिन अब वो अंग्रेजों का नहीं है, वो भारतीयों का है, ठीक है ना। अभी भी अगर आपको अंग्रेजी वाला पेपर पढ़ना है ना, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया अभी तक आता है, समझ गए, टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ, अगर अंग्रेजी का पेपर पढ़ना चाहते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया आपके पास आएगा, ठीक है ना। चलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया है अंग्रेजी का पेपर, द हिंदू है, द हिंदू भी अंग्रेजी का पेपर है, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू, यही दो चीज से फेमस है। और हिंदी वाला पेपर तो बहुत ही सारा है, हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, और आज भी पहले का आता था, ठीक है ना। और हाँ, और कोई आता है? और तो कुछ नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि 1861 ईस्वी में आया था। एक आया था स्टेट्समैन, क्या आया था? स्टेट्समैन, जो कि 1875 में आया था। स्टेट्समैन ध्यान रखिएगा कब आया था? 1875 में आया था, याद रहेगा ना। याद रहेगा, जल्दी जल्दी से बताइए। समझ गए ना? हाँ, चलिए समझ रहे हैं ना। तो टाइम्स ऑफ इंडिया था, स्टेट्समैन था, उसके अलावा इंग्लिश मैन था, मद्रास मेल था, पायनियर था जो कि सरकार का समर्थक और भारतीयों का आलोचक था। ये जो अंग्रेजों का एक पेपर था जिसका नाम था पायनियर, ये हमेशा भारतीयों के बारे में बुराई लिखता था। ये जो पायनियर पेपर था ना, हमेशा भारतीयों के बारे में बुराई लिखता था और अंग्रेजों का उसमें तारीफ लिखता था, समझ गए। और सिविल और मिलिट्री गजट, सिविल और मिलिट्री गजट, ये सब कुछ अंग्रेजों का पेपर है जो कि अंग्रेज लोग खुद से निकलवाते थे, ठीक है ना। अंग्रेजों का एक पेपर है। और जब इतना जो ये सब पेपर आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब पेपर को प्यारे बच्चों विशेषाधिकार प्राप्त था, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त था, यानी कि इन सभी पेपरों को विशेष अधिकार था, कुछ भी छाप दीजिए, लेकिन हाँ, अंग्रेजों के बारे में बुराई नहीं छापना है, समझ गए ना। जो छापना है छापिए, लेकिन अंग्रेजों के बारे में बुराई नहीं छपना चाहिए, इसको विशेषाधिकार प्राप्त था। उसके अलावा पेपरवा में आप लोग देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट रहता है, कुछ चीज के प्रचार रहता है ना जी। कभी देखिएगा कि बाल बढ़ा करके तेल के प्रचार रहेगा, कभी और कुछ के प्रचार, हमेशा कुछ ना कुछ के प्रचार रहता है ना। तो अंग्रेज लोग क्या कहा था कि देखो, अगर पेपर में प्रचार करवाना है, अगर जानते हैं अभी प्रचार नहीं होता है, अंग्रेजों के जमाना से ही पेपर में प्रचार होता था, समझ गए ना। अंग्रेजों के जमाना से ही पेपर में प्रचार होता था। तो अंग्रेज लोग क्या बोला, अगर प्रचार करवाना है तो वो प्रचार सिर्फ मिलेगा एंग्लो इंडियन पेपर को, भारतीय प्रेस को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, कोई विज्ञापन भारतीय प्रेस को नहीं मिलेगा। जितना भी विज्ञापन करवाना है, सब विज्ञापन किसमें होगा? एंग्लो इंडियन पेपर में। यानी कि ये सब जो पेपर था ना, ये सब पेपर एंग्लो इंडियन कहा जाता था। ये सब जो पेपर है, ये सब पेपर क्या था? एंग्लो इंडियन था। ये सब एंग्लो इंडियन पेपर था, एंग्लो इंडियन, ये सब एंग्लो इंडियन था। ये जितना पेपर आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब पेपर क्या था जी? एंग्लो इंडियन पेपर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जितना भी विशेषाधिकार था सब इसी को प्राप्त था, एंग्लो इंडियन पेपर को। इसके अलावा विज्ञापन भी, एडवर्टाइजमेंट भी मिलता था एंग्लो इंडियन पेपर को, ठीक है ना। ये आजाद थे, लेकिन भारतीय पेपरों को क्या कर दिया गया था? एकदम प्रतिबंधित कर दिया गया था, समझ गए। हाँ, अब क्या हुआ प्यारे बच्चों? चलिए, अब तो यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना। अब कुछ पेपर हम लोग देखेंगे जो भारतीयों के द्वारा छपा। अब कुछ हम लोग पेपर देखेंगे जो भारतीय लोग छापे, जो वीर क्रांतिकारी लोग थे, जो भारतीय लोग थे ना, वो पेपर किस तरीके से छापे, जरा ध्यान से देखिएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा। एक पेपर निकला था संवाद कौमुदी। अभी हम आपको बताया ना,
अभी हम आपको तो ये वाला तो बता ही दिए ना, संवाद कौमुदी बता दिए, मिरातुल बता दिए और ब्राह्मणी निकल बता दिए। ये तीनों तो बता ही दिए कि राजा राम मोहन राय के द्वारा निकला था। तो ये तीनों भी हम यहां पर लिख दिए हैं कि संवाद कौमुदी, इसमें हिंदू धर्म में फैले कुरीतियों का विरोध किया जाता था। एक मिरातुल अखबार निकलता था, इसमें इस्लाम धर्म में फैले कुरीतियों का विरोध किया जाता था। और एक अंग्रेजी में राजा राम मोहन राय का ही पेपर था, ब्राह्मणी निकल मैगजीन, जो कि अंग्रेजी में रहता था। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों जो है ना वो राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया पेपर था। समझ गए? ये तीनों, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों जो पेपर देख रहे हैं ना, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया पेपर था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो चौथा नंबर पेपर देख रहे हैं, इंडियन मिरर, ठीक है ना, इंडियन मिरर। मिरर मतलब क्या होता है? दर्पण। समझ गए? तो भारतीय दर्पण करके एक निकलता था, जिसको अंग्रेजी में इंडियन मिरर कहते हैं। तो इंडियन मिरर के नाम से एक पेपर निकलता था, जो कि सत्येंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष, ये दोनों मिलकर के निकाले थे। ठीक है ना, इंडियन मिरर नाम का एक पेपर था, जिसको सत्येंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष निकाले थे। और उत्तरी भारत का भारतीयों के द्वारा छपने वाला एकमात्र दैनिक समाचार पत्र था। उत्तरी भारत किसको कहते हैं जानते हैं? भारत का नक्शा देखते होंगे तो देखते हैं ना, नीचे में इस प्रकार का भाग है ना, भारत का नक्शा देखते हैं तो नीचे में ये भाग है ना, तो ये सब जो नीचे का भाग है ना, इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों उत्तरी भारत। क्या कहा जाता है? उत्तरी भारत। ठीक है, और उत्तरी भारत में ये छपने वाला पहला पेपर था, जिसका नाम था क्या? इंडियन मिरर। ठीक है, इधर छपने वाला एक पहला पेपर था, जिसका नाम था इंडियन मिरर। समझ गए ना, इंडियन मिरर। पूरा उत्तरी भारत में सिर्फ एक को पेपर चलता था उस समय, पूरे उत्तरी भारत में सिर्फ एक पेपर चलता था, जिसका नाम था इंडियन मिरर, जो कि सत्येंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष दोनों मिलकर के निकाले थे। उसके बाद सोम प्रकाश नाम का एक पेपर आया था जी, ठीक है ना, सोम प्रकाश, ये 1858 में आया था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर लेकर के आए थे, सोम प्रकाश। और यही वो पेपर है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसको एकदम हाईलाइट कर लीजिए, इसको एकदम हाईलाइट कर लीजिए। ये सोम प्रकाश नाम का एक पेपर, एक अखबार ईश्वर चंद्र विद्यासागर निकाले थे। और पता है, इस अखबार में ना वो नील्हे किसानों के हित में जोरदार समर्थन कर दिए थे। नील्हे किसान मतलब जो नील का खेती करते थे, और आपको तो पता ही है कि नील का खेती अंग्रेज लोग जबरदस्ती करवाता था। भारतीय लोग नील का खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेजमन सब जबरदस्ती कहता था कि नहीं करेगा तो मार के धून देंगे एकदम। समझ गए ना, खूब मारता था, खूब पीटता था, खूब प्रताड़ित करता था, तो लोग नील का खेती करते थे। समझ गए? तो नील्हे किसानों के समर्थन में ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो पेपर था सोम प्रकाश, वो समर्थन कर दिया था नील्हे किसान का कि नहीं भाई, अंग्रेज लोग गलत कर रहा है, नील्हे किसानों का कोई गलती नहीं है, नील्हे किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। समझ गए ना? तो इस प्रकार से नील्हे किसानों के पक्ष में लिख दिए थे। और जब नील्हे किसानों के पक्ष में लिख दिए तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ा हद से ज्यादा बढ़ रहा है, हम लोग के घाटा दे रहा है। तब जाकर के क्या हुआ था, इसी जो सोम प्रकाश जो अखबार निकला था ना, इसी मुख्य रूप से इसी प्रकाश के मुख्य रूप से इसी अखबार के विरोध में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, प्रेस एक्ट आया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मुख्य रूप से किस अखबार के विरोध में आया था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है, वो तो आगे भी हम लोग पढ़ लेंगे। आपको पहले भी हम बताए थे कि हिंदी वाला जितना भी अखबार था सबको प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कि जितना भी हिंदी का पेपर है, हिंदी का अखबार है, वो सब प्रतिबंधित रहेगा, बंद रहेगा। समझ गए ना? तो यही सोम प्रकाश जो कि 1858 में आया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी लेकर के आए थे। और इसी पेपर जब निकला, जो लोगों में एक अद्भुत क्रांति आ गया सोम प्रकाश के बाद, और उसके बाद इसी पेपर के विरोध में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा ना? सारे बच्चे समझ रहे हैं ना? ओ भाई, हम यहां पर गलती लिख दिए हैं क्या जी? सॉरी, ऊपर में होता है ना उत्तर भारत, ये तो दक्षिण भारत हो गया भाई। देखिए हम उल्टा चित्र बना दिए, चित्र हम प्यारे बच्चों उल्टा बना दिए। ठीक है ना, ऊपर में प्यारे बच्चों हमें इस तरीके से बनाना चाहिए था, इस तरीके से भारत का नक्शा देखते होंगे तो इस तरीके से भारत का कुछ नक्शा रहता है ना, हमें तो उतना अच्छे से बनाना नहीं आता है भाई। ये तो गोल मटोल बन गया एकदम। समझ गए? ऊपर में इस तरीके से रहता है ना, ऊपर में इस तरीके से देखते होंगे तो ऊपर का जो ये हिस्सा हो गया ना, ये प्यारे बच्चों कहलाता है उत्तरी भारत। क्या कहलाता है? उत्तरी भारत। सॉरी, मिस्टेक हो गया, समझ गए ना, दिमाग से उतर गया था। ठीक है, उत्तरी भारत ऊपर वाला होता है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो क्या कहलाता है? उत्तरी भारत कहलाता है। ठीक है,
भारत का नक्शा एकदम बना दिए थे हम ना, भारत को तो एकदम तोड़ मरोड़ के रख दिए थे हम भाई। मोदी जी देखेंगे तो कहेंगे कि कहाँ से भारत को ऐसा बना दिया तुम। हम्म। समझ गए। चलिए, तो उत्तरी भारत, ऊपर वाला जो था, ऊपर वाला ही जो भारत था ना, उसको उत्तरी भारत कहते हैं। नीचे तो दक्षिण होता है ना, नीचे तो क्या होता है, दक्षिण होता है। चलिए, तो देखिएगा जरा ध्यान से, कहां पर हम आपको बता रहे थे। हाँ, सोम प्रकाश जो पेपर निकला था ना, सोम प्रकाश जो अखबार निकला, तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर निकाले थे, और इसी अखबार के विरोध में क्या आया था, वर्नाक्युलर पेस्ट एक्ट आया था। उसके बाद एक और अखबार निकला जिसका नाम था केसरी और मराठा। केसरी और मराठा, ये मुंबई में निकला था, केसरी और मराठा, और इसे निकाले थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। यानी कि देख रहे हैं कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी जो वीर सपूत थे, जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, ठीक है ना। एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर भारत का आप तो नया नक्शा बना दिए, ठीक है ना। हैं? एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप तो भारत का नया नक्शा बना दिए। अरे भारत का नक्शा भाई हमें नहीं बनाने आता है, तो क्या दिक्कत है। समझ गए ना आप लोग कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम्म। बताइए। सारे बच्चे समझ गए। समझ गए ना, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केसरी और मराठा निकला था, बाल गंगाधर तिलक निकाले थे। उसके बाद सुलभ समाचार, ध्यान रखिएगा, सुलभ समाचार ये केशव चंद्र सेन निकाले थे। उसके बाद और पेपर निकला, बगवासी निकला, जो कि 1881 में जोगेंद्र नाथ बोस निकाले थे, ठीक है ना, जोगेंद्र नाथ बोस निकाले थे। उसके बाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मत बोलिएगा, अभी हिंदुस्तान आ रहा है वो वाला हिंदुस्तान नहीं, यहां पर हिंदुस्तान है। क्या है जी, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश से। उसके अलावा फिर प्यारे बच्चों क्या है, कवि बयान सुधा है, कवि बयान सुधा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लेकर के आए थे। उसके बाद हरिश्चंद्र मासिक के बाद क्या है जी, हरिश्चंद्र मासिक पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र लेकर के आए थे। और भी ढेर सारा अखबार निकला, हिंदी प्रदीप निकला जो बालकृष्ण लेकर के आए थे, और भारत जीवन निकला जो रामकृष्ण वर्मा लेकर के आए थे। हिंदुस्तान रिव्यू निकला जो 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा लेकर के आए थे। यंग इंडिया और हरिजन महात्मा गांधी, और इंडिपेंडेंस 1919 में मोतीलाल नेहरू। ये सब प्यारे बच्चों क्या है, अच्छा ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया और हरिजन, ये महात्मा गांधी लेकर के आए थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, मैसेज आ चुका है आप लोग का टेस्ट का। चलिए एक न्यूज आपको हम बता ही देते हैं, ठीक है ना। कल प्यारे बच्चों 11 बजे, कल ध्यान रखिएगा, कल, कल यानी कि कितना डेट है कल जी, कल 17 तारीख है ना, 17 नवंबर को, ठीक है ना, 17 नवंबर को दिन प्यारे बच्चों 11 बजे रहेगा, समय रहेगा 11 बजे। 11 बजे आपका टेस्ट जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, 11 बजे टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। और 11 से 12, 11 से 12 ध्यान रखिएगा, 11 से 12, तो 11 से 12 प्यारे बच्चों ये टेस्ट आपके लिए बस एक्टिव रहेगा, और 1 घंटे के बाद ही इस टेस्ट को प्राइवेट कर दिया जाएगा। यानी कि 1 घंटे तक हम इस टेस्ट को आपके सामने रखेंगे, और 1 घंटे के बाद हम इसको प्राइवेट कर देंगे। और 1 घंटे में जो टॉप 10 बच्चे, 10 बच्चे, हम क्या बोल रहे हैं, टॉप 10 बच्चे, यानी कि 10 बच्चों को प्यारे बच्चों, जो सबसे ऊपर रैंक में आएंगे ना, टॉप 10 बच्चे, उनको बिल्कुल फ्री में किताब दिया जाएगा। क्रैश कोर्स का जो बुक है ना, उन्हें बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा इस टेस्ट में, ताकि आप लोगों को भाई फ्री में किताब लेने का मौका मिले। और हम इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बना देंगे, ताकि जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं वो बच्चे भी क्रैश कोर्स में जुड़ करके टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हैं, ठीक है ना, जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हैं, उनके लिए कल 11 बजे, समय याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, और नहीं तो जितना लेट होगा समझिए कि उतना आप नुकसान में जाएंगे। अगर 11:05 में आपको याद आया तो समझिए कि 5 मिनट आपका गया, समझ रहे हैं ना। तो 11 बजे एकदम पक्का, एक न मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, एकदम 11 बजे टेस्ट ओपन होगा। 11 बजे से आप टेस्ट दे पाएंगे, और 1 घंटे तक वो रहेगा, 11 से 12 रहेगा, और उसके बाद प्यारे बच्चों वो टेस्ट बंद हो जाएगा। पूछ लेते हैं, हम कंफर्म कर लेते हैं, 1 ही घंटा में रहेगा, 1 ही घंटा में टेस्ट रहेगा जी, हम अभी कंफर्म करके आपको बता देते हैं, ठीक है। अभी हम कंफर्म करके बता देते हैं, ठीक है ना। हेलो।
45 मिनट का ही रहेगा प्यारे बच्चों। आधा घंटा का टेस्ट रहेगा, हम 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी कि 11 बजे से लेकर के 11:45 तक आपका वो टेस्ट खुला रहेगा और इसी 45 मिनट में आपको टेस्ट देना है। जानते हैं पहले बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, बहुत सारे बच्चों को हम देखे थे, पहले क्या करते थे ना कि हम उनके लिए टेस्ट हमेशा खुला छोड़ देते थे और वो क्या करते थे कि चीटिंग कर लेते थे, दूसरे मोबाइल से दे देते थे और फिर उसके बाद से आकर के अपना मोबाइल में सही कर लेते थे और टॉपर बन जाते थे। तो अब की बार कोई लड़का गलत टॉपर ना बने। हम क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए, अब की बार कोई लड़का गलत टॉपर ना बने, एकदम सही टॉपर बने। इसके लिए हम सिर्फ 45 मिनट का टाइम रख रहे हैं और 45 मिनट में ही जो करना है, या फिर हो सकता है कि 11:30 से 11:45 के बीच में कभी भी बंद हो जाएगा। समझ गए ना? तो जिनको पार्टिसिपेट करना है वो 11 बजे तैयार रहिएगा। जिनको पार्टिसिपेट नहीं करना है, अगर लेट से जुड़ते हैं तो वो आपका गलती होगा। परीक्षा में जब एक बार लेट हो जाता है तो घुसने दिया जाता है नहीं ना, तो बस समझिए कि अगर लेट हो जाएगा तो आपको परीक्षा में घुसने नहीं दिया जाएगा। समझ गए? एकदम सीधे सीधे समझ लीजिए, अगर परीक्षा में लेट हुआ तो मतलब आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। 11 बजे परीक्षा का टाइम है, टेस्ट का टाइम है, 11 बजे आपको हर हाल में जुड़ना है। आधा घंटा का टेस्ट रहेगा प्यारे बच्चों, आपके पास 40 से 45 मिनट समय रहेंगे और उसी बीच में आपको जितना करना है वो करके परफॉर्मेंस दिखाना है। 11:30 के बाद कभी भी टेस्ट बंद हो सकता है। समझ गए ना? 11:31 में, 11:32 में, 11:33 में, 11:34 में कभी भी टेस्ट बंद हो जाएगा और जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जितना क्वेश्चन बना पाएंगे, उतना में ही हम रिजल्ट निकालेंगे। तो बाद में कोई बच्चे ये ना कहें कि सर 2 मिनट और रुक जाते तो हम ये कर लेते, 5 मिनट और रुक जाते तो हम टॉपर बन जाते। आपको उतना ही समय दिया जाएगा जितना सारे बच्चों को समय दिया जाएगा। तो एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सारे बच्चे, हाँ सब बच्चे तैयार है ना? सब बच्चे तैयार है ना? जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से बता दीजिए भाई, सारे बच्चे तैयार हैं ना? अच्छा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर किस सब्जेक्ट का लीजिएगा। चलिए आपको हम एक ही सब्जेक्ट का लेते हैं और वो सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ठीक है ना? वो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों सोशल साइंस। चलिए हम लिख देते हैं एकदम खुल करके सब कुछ। टेस्ट प्यारे बच्चों आपका रहेगा कब? 17 नवंबर को। 17 नवंबर को रहेगा। समय आपका है 11 बजे से लेकर के 11:30 तक, आधा घंटा का टेस्ट रहेगा। 11 बजे से लेकर के 11:30 तक। 11:30 के बाद कभी भी ये टेस्ट बंद हो जाएगा, हार्डली 11:45 तक, लेकिन आपको टाइम मान करके चलना है 11:30 तक। ठीक है ना? 11 से लेकर के 11:30 तक का आपका टेस्ट रहेगा और सोशल साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है ना? सोशल साइंस सब्जेक्ट का टेस्ट रहेगा। और ध्यान रखिएगा, टॉप 10 स्टूडेंट को, टॉप 10 स्टूडेंट, क्या हम बोल रहे हैं? टॉप 10 स्टूडेंट को प्यारे बच्चों, जो 10 टॉप 10 स्टूडेंट होंगे ना, उनको क्रैश कोर्स का जो बुक है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है ना? बुक जो है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है? तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे लिख दीजिए, तैयार हैं आप लोग? अरे क्वेश्चन कितना भी रहे, जितना आपके लिए रहेगा उतना सबके लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए ज्यादा किसी के लिए कम रहेगा। क्वेश्चन का कितना रहेगा? 40-50 क्वेश्चन रहेगा। और कितना रहेगा? समझ गए ना? चिंता मत करिए, जितना क्वेश्चन आपके लिए रहेगा सबके लिए बराबर क्वेश्चन रहेगा, सबको बराबर समय मिलेगा। अगर 11 बजे टेस्ट आपके लिए खुलता है तो 11 बजे सभी बच्चों के लिए खुलेगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए पहले खुल जाएगा बाकी के लिए बाद में खुलेगा। सभी के लिए 11 बजे ही टेस्ट खुलेगा। 11:30 जैसे ही होगा टेस्ट बंद कर दिया जाएगा और उस दरमियान जो बच्चे टॉपर बनेंगे उनको इनाम घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना? हम पीडीएफ दे देंगे कि देखिए भाई कौन बच्चा टॉपर बना है। हम ग्रुप में पीडीएफ डाल देंगे और आराम से आप लोग देख लीजिएगा कौन बच्चा टॉपर बना है और उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बुक प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक बार जल्दी से सारे बच्चे बोलिए पूरे जोश और जुनून के साथ कि हां सर हम टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना? जल्दी से, कल टेस्ट देने के लिए तैयार हैं आप लोग, पूरे जोर शोर से बोलिए। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हैं सिर्फ वही बच्चे टेस्ट दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हैं सिर्फ वही बच्चे टेस्ट दे सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हैं सिर्फ वही बच्चे टेस्ट दे सकते हैं। तो कल टेस्ट है, इस बात को आप भूलिएगा मत। ठीक है ना? हाँ जी, ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। सारे बच्चे इस चीज को ना एकदम समझ गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है? यस सर, रेडी है सर? हाँ, टोटल सोशल साइंस का, किस किस चैप्टर का नहीं, टोटल सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, सब कुछ का। ये बात अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। याद है? चलिए
अब प्यारे बच्चों हम आपको क्या बता दिए थे, इंडिपेंडेंस ये मोतीलाल नेहरू निकाले थे 1919 ईस्वी में। ये पेपर कौन निकाले थे, मोतीलाल नेहरू। यंग इंडिया और हरिजन कौन निकाले थे, महात्मा गांधी निकाले थे, ठीक है ना। हिंदुस्तान रिव्यू ये सब निकाले थे जी। उसके बाद आज शिव प्रसाद गुप्त निकाले थे। हिंदुस्तान टाइम्स प्यारे बच्चों 1922 ईस्वी में कौन निकाले थे, क्या एम पन्नीकर एक व्यक्ति का नाम था, वो निकाले थे। उसके अलावा कुछ उर्दू का भी पत्रकारिता हुआ, यानी कि उर्दू में भी कुछ पेपर निकला था 1910 से 1920 ईस्वी के बीच में, ठीक है ना। 1910 से 1920 ईस्वी के बीच में उर्दू का भी प्यारे बच्चों क्या निकला था, पता है उर्दू का भी क्या निकला था। 1910 से 1920 के बीच में उर्दू का भी क्या निकला था, जल्दी से बताइए। हाँ, उर्दू का भी पेपर निकला था और उस उर्दू पेपर का नाम था अल हिलाल। तो अल हिलाल आया था 1912 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा। अल हिलाल और एक आया था अल बिलाल। एक आया था अल हिलाल 1912 ईस्वी में और एक आया अल बिलाग जो कि 1913 ईस्वी में आया, ठीक है ना। एक आया था अल हिलाल जो 1912 में आया और एक हुआ अल बिलाल जो कि 1913 ईस्वी में आया, ठीक है। उसके अलावा एक हमदर्द आया था, उर्दू का ही अखबार था हमदर्द, जो कि मोहम्मद अली के द्वारा लाया गया। और एक गदर था, गदर फिल्म वाला मत समझ लीजिएगा, एक गदर 1913 में हरदयाल के, लाला हरदयाल का नाम सुना है ना, उनके द्वारा गदर लाया गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे समझ गए ना। चलिए अब यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो भाई बता दीजिए जल्दी से। सारे बच्चे समझ गए ना यहां तक, यस। टेस्ट का ऑप्शन भाई एप्लीकेशन में ही है ना, एप्लीकेशन में ही है टेस्ट का ऑप्शन, टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। गदर 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा, ये बात समझ गए। अच्छा अब देखिए, अभी हम आपको क्या बताए थे, यहां पर कुछ चीज एक बार बताए थे, अभी देखिए यहां पर बताए थे ना, सोम प्रकाश के विरुद्ध में क्या लाया था अंग्रेज लोग, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। सोम प्रकाश जो अखबार आया था उसके विरोध में क्या लाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 1878 ईस्वी में यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। अंग्रेजों के खिलाफ छपने वाला या राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के लिए जो कानून लाया गया था उसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा के जितने भी सारे लेख थे, समझ गए ना, क्षेत्रीय भाषा के जितने भी सारे अखबार थे उन सभी पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत हिंदी भाषा में छपने वाले सभी पत्र पत्रिकाओं एवं अखबारों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत हिंदी भाषा में छपने वाले सभी पत्र पत्रिकाओं को क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था, याद रखिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण ही बंगाली भाषा में छपने वाला बंगाली भाषा में छपने वाला अमृतलाल बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली। यानी कि एक बंगाल का एक अखबार का कंपनी था जिसका नाम था अमृतलाल बाजार पत्रिका, याद रखिएगा, अमृतलाल बाजार पत्रिका, ठीक है ना। ये क्या किया कि जब अंग्रेज लोग नियम ला दिया ना कि जो हिंदी में पेपर छपेगा उसको हम बंद करवा देंगे, उसको उस पर प्रतिबंधित कर देंगे, तो ये क्या किया, अमृतलाल बाजार पत्रिका रातों रात कहा कि आप कल से हम अंग्रेजी में पेपर छापेंगे, ठीक है ना। अब हिंदी में हम पेपर भी नहीं छापेंगे, जो हिंदी में नहीं छापेगा ना उसको बंद नहीं होगा, लेकिन जो हिंदी में छापेगा उसका पेपर बंद कर दिया जाएगा, समझ गए। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा ऐसा अखबार था जो रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल लिया था, तो वो पेपर था अमृतलाल बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृतलाल बाजार पत्रिका। तो अमृतलाल बाजार पत्रिका रातों रात अपनी भाषा बदल लिया था, समझ गए ना। अमृतलाल बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल करके अंग्रेजी में कर लिया, जिसके संपादक कौन थे, मोतीलाल घोष थे, ठीक है ना। यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे अमृतलाल बाजार पत्रिका के जो मालिक थे वो मोतीलाल घोष थे, ठीक है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या किया, जितना भी हिंदी भाषा में छपने वाला लेख था, अखबार था, सबका मुंह बंद कर दिया। अरे सब छपना बंद कर दिया मतलब मुंह बंद कर दिया ना, बताइए। तो इसलिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पत्र पत्रिकाओं का मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पत्र पत्रिकाओं का मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पत्र पत्रिकाओं का मुंह बंद करने वाला अधिनियम कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए कि पत्र पत्रिकाओं का मुंह बंद करने वाला अधिनियम कौन सा है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा बाबू, सब्जेक्टिव का टेस्ट नहीं होगा मेरे भाई,
ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, फिर एक अंग्रेज अधिकारी आया था जो इन सब नियमों से मुक्ति दिला दिया था, जिसका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। ये आया था तो एकदम खुला छोड़ दे दिया, जिसको जो छापना है जो छापो, समझ गए ना। तो इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को, है ना। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अलावे और भी बहुत सारे ऐसे नियम थे जो भारतीयों के ऊपर लादा गया था। बहुत सारे ऐसे नियम थे जो भारतीयों को लाया गया था, भारतीयों के ऊपर लादा गया था कि भाई किसी भी तरीके से हो भारतीयों को हमें प्रतिबंधित करना है, भारतीय अखबारों को प्रतिबंधित, ठीक है ना। लेकिन उसमें सर्व प्रमुख था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है और आपको लोग के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ऐसे तो नियम बहुत सारा है जो लाया गया था। अगर किताब उलट करके देखिएगा तो है 1908 का समाचार पत्र अधिनियम, उसके बाद है 1910 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, फिर है 1931 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, ठीक है ना। 1910 में अधिनियम लाया, 1908 में अधिनियम लाया, 1931 में अधिनियम लाया, उसके बाद 1951 में अधिनियम लाया और अंत में जाकर के 1978 में क्या लाया था, सॉरी क्या उसको बोलते हैं जी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, समझ गए ना, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में, ठीक है। तो 1878 में आया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। उसके बाद बहुत सारा और भी अधिनियम आया, लेकिन उस सबका कोई फर्क नहीं पड़ा, सबसे मुख्य था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जो कि हम आपको बता दिए, ठीक है। तो अब आज का क्लास प्यारे बच्चों यहीं पर हम रहने देते हैं और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि भारतीय समाचार पत्रों का यहां के आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। उस समय जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस समय जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। उस समय जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उसका मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ा, यह हम आपको प्यारे बच्चों बताएंगे, ठीक है ना, अगली क्लास में। लेकिन अगली क्लास के बारे में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, जो कि आप लोग जरा अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, अब कल जो क्लास है ना वो आपका बंद रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा छठ तक प्यारे बच्चों आपका क्लास बंद रहेगा, ठीक है। चूंकि हम दीपावली में भी घर नहीं गए थे, आपको तो पता है, दीपावली में हम प्यारे बच्चों आप लोग को छुट्टी नहीं दी। इस बार भी हमारा छुट्टी देने का कोई विचार नहीं था। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग इधर देख रहे हैं कि डेली वाईफाई का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। डेली वाईफाई का क्या हो रहा है जी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि आपके एग्जाम टाइम में इस प्रकार का प्रॉब्लम हो। और इसलिए प्यारे बच्चों हम अपने पूरे स्टूडियो को, ठीक है ना, हम अपने पूरे स्टूडियो को कटिहार, अभी तक हमारा स्टूडियो ना कटिहार में था, ठीक है ना, जहां से हम क्लास लेते थे वो कटिहार में था प्यारे बच्चों, समझ गए। तो हम प्यारे बच्चों कटिहार से जा रहे हैं पटना। कहां जा रहे हैं भाई? पटना। और पटना में प्यारे बच्चों हम अपना नया स्टूडियो वहां पर बिठाने वाले हैं। इस पूरे स्टूडियो को लेकर के जा रहे हैं हम पटना। और एक बात और आपको बता देते हैं, समझ गए ना, अच्छी खबर बताते हैं। आप लोग कहिएगा कि शायद बुरी खबर हो। हम प्यारे बच्चों कटिहार में अपने जॉब के उद्देश्य से रहते थे, चूंकि हमारा गवर्नमेंट जॉब था। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी, आपको जानकर के ये हैरानी होगी प्यारे बच्चों कि आप लोगों के पढ़ाई के लिए, आप लोगों के पढ़ाई के लिए आज हम इस जॉब को रिजाइन मार दिए, ठीक है ना। आज हम इस जॉब को रिजाइन मार दिए। भाई हमें नहीं जॉब करना है, समझ गए ना, हमें आप लोगों को भाई सेवा करना है, हमें आप लोगों को पढ़ाना है, समझ गए ना। हमें बिहार के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है, हमें बिहार में एक अलग लेवल का पहचान बनाना है प्यारे बच्चों। और इसलिए हम ये जॉब को आज घसीट उसीट करके बराबर कर दिए हैं और हम जा रहे हैं कटिहार से पटना। इसलिए अपना जो अभी ये सब स्टूडियो देख रहे हैं ना, ये सब अभी रात में प्यारे बच्चों उखड़ जाएगा और उखड़ करके पटना जाएगा और पटना में स्टूडियो लगेगा। तो इसलिए कल से क्लास आपका 1-2 दिन के लिए बंद रहेगा। हमने ये विचार किया। अच्छा, अब ये समय हम क्यों चुने भाई? ये समय प्यारे बच्चों हम इसलिए चुने हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये समय हम इसलिए चुने चूंकि छठ है। छठ में आपका कम से कम 2 दिन तो छुट्टी रहेगा ही, क्योंकि हर एक घर में छठ होता है। अगर नहीं भी छठ होता है तो अगल बगल में लोग जाता है। तो हम सोचे कि छठ में जो 2 दिन छुट्टी है ना, इसी 2 दिन के बीच में हम अपना स्टूडियो को कटिहार से पटना शिफ्ट कर लें। बच्चों को अलग से कोई छुट्टी भी नहीं देना पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये हम काम करने जा रहे हैं, समझ गए ना। और अब जब पटना चल जाएंगे तो फिर वाईफाई का नो झंझट, नो प्रॉब्लम, एकदम मजे से क्लास लेंगे, समझ गए ना। कभी थोड़ा सा भी लैग नहीं करेगा, जरा सा भी लैग नहीं करेगा। देखते हैं 12th वाला क्लास में थोड़ा सा भी कभी फंसता है? 12th वाला क्लास कभी सुने कि वाईफाई लैग करता है? चूंकि 12th वाला हमारा क्लास कहां से चलता है? पटना से ही चलता है। तो अब हम भी जा रहे हैं वहीं पर और एकदम तैयार हैं आपके लिए, समझ गए ना। हाँ, समझ गए। चलिए,
तो हम प्यारे बच्चों अब एकदम आपके लिए तैयार हैं और आपके लिए समर्पित हैं, और अब हम जा रहे हैं पटना, और वहीं से आराम से अब क्लास लेंगे, वहीं से अब दहाड़ेंगे, और अब तो आगे दहाड़ते ही रहेंगे, समझ गए ना। एक हमारा जॉब था, उसे भी आज हम गोली मार दिए, जाओ भाई हमें नहीं करनी जॉब। और अब प्यारे बच्चों पूर्ण रूप से समर्पित हैं हम आप पर, और आपके लिए ही हम समर्पित रहेंगे, समझ गए। तो इसलिए कल से आपका क्लास बंद रहेगा जब तक अपना ये स्टूडियो नहीं लग जाता है। लेकिन हाँ, कल टेस्ट होगा और आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। कल टेस्ट होगा 11 बजे, और वो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। पटना में कहां पर सर? पटना में ये आपको हम बताएंगे, अभी फिलहाल हम आपको ये नहीं बता पाएंगे पटना में कहां जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि राजेंद्र नगर के आसपास इलाके में या फिर बाईपास के आसपास के इलाके में रहेंगे, समझ गए ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, जब अपना स्टूडियो बन जाएगा ना, अपना खुद का जब ऑफिस बन जाएगा ना, तब आपको पटना बुलाएंगे अपने ऑफिस में, ठीक है। चलिए, समझ गए ना। चलिए भाई, सारे बच्चे समझ गए ना? जल्दी जल्दी से बता दीजिए भाई, सारे बच्चे समझ गए ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, कल से सुबह वाला क्लास, शाम वाला क्लास, ये सब बंद रहेगा। हाँ, कल शाम में क्लास ले सकते हैं, क्योंकि जब पटना चल जाएंगे तो वहां के स्टूडियो से देखेंगे, हम क्लास ले लेंगे। लेकिन कल सुबह वाला क्लास तो भाई फुल्ली बंद रहेगा। कल शाम वाले क्लास के लिए हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। कल शाम वाले क्लास के लिए अपडेट हम आपको कर देंगे, और बाकी हम प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए समर्पित हैं, और पूरे तन मन से एकदम आपके लिए ही काम करेंगे, और आपको हम टॉपर्स तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हमने ये देखा कि भाई हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें लगा कि नहीं, डिस्टर्ब हमें नहीं होना है, और पूर्ण रूप से हम आपके लिए समर्पित हैं। और आपको प्यारे बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, अब बड़ी लेवल की तैयारी करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब चूंकि अपना सिलेबस भी खत्म हो गया है, यहां के बाद से जितना भी क्लास चलेगा, अब वो समझिए कि आप लोगों को एक सही मार्ग दिखाने के लिए, एक सही रास्ता दिखाने के लिए, टॉपर बनाने के लिए, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं कि परीक्षा में किसी तरीके का कोई दिक्कत आ जाए। हम नहीं चाहते हैं कि परीक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपका वाईफाई भाग जाए। हम नहीं चाहते हैं कि परीक्षा में कहीं कुछ दिक्कत हो, ये दिक्कत हो जाए, वो दिक्कत हो जाए। इसलिए हम जा रहे हैं प्यारे बच्चों अपनी राजधानी, और राजधानी में तो अपना सब कुछ एकदम जबरदस्त चलता है, समझ गए ना। चलिए, हाँ, चलिए जी, हाँ, हो गया ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। कोशिश करेंगे कि कल शाम वाला क्लास ले लें, हम अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। हम अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि कल शाम वाला क्लास लें। लेकिन कल सुबह का तो कोनो क्लास नहीं हो पाएगा, इतना कन्फर्म है। कल सुबह का कोई क्लास नहीं हो पाएगा। अगर कल शाम के पहले हम पटना पहुंच जाते हैं तो जरूर क्लास ले लेंगे। अगर नहीं पहुंच पाते हैं इस समय तक, फिर हम प्यारे बच्चों आपका क्लास कल शाम में भी नहीं ले पाएंगे, फिर तो आपका छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो उस अनुसार से हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, समझ गए। आपका घर कहाँ है सर? अरे हमारा घर है बाबू नालंदा जिला, ठीक है ना। नालंदा जिला में हमारा घर है, समझ गए। हाँ, नालंदा जिला में हमारा घर है, जहाँ का नीतीश कुमार है ना, नालंदा जिला का है ना नीतीश कुमार, वही हमारा घर है, समझ गए, नालंदा जिला में। चलिए, और हाँ, एक और बात, एक और खुशी का बात आपको तो बताया ही नहीं भाई, एक और खुशी का बात तो बताया ही नहीं। सबसे बड़ा खुशी का बात, गोल्डन प्ले बटन आ गया है, ठीक है ना। गोल्डन प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन यूट्यूब की तरफ से प्यारे बच्चों आप लोगों का जो प्यार है वो पटना में आ चुका है। तो कल हम जाएंगे भाई, सबसे पहले गोल्डन प्ले बटन के सामने फोटो खिंचवा करके अपलोड करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे वो गोल्डन प्ले बटन, ठीक है ना। तो कल हम जा रहे हैं और एकदम भाई एकदम अच्छे तरीके से गोल्डन और सिल्वर के साथ एकदम फोटो खिंचवाएंगे। तो गोल्डन प्ले बटन अपना आ चुका है अपने इस टारगेट बोर्ड परिवार का। क्योंकि आपको पता है कि जब अपना परिवार 1 मिलियन का हुआ, 10 लाख का हुआ, तो यूट्यूब की तरफ से हमें अवार्ड मिला प्यारे बच्चों, गोल्डन प्ले बटन, ठीक है ना। और वो प्ले बटन अब आ चुका है, पटना में है, और हमें बस इंतजार है कि कब जाएं और उस गोल्डन प्ले बटन को अपने सीने से चिपका लें, सीने से लगा लें, समझ गए ना। तो गोल्डन प्ले बटन आ चुका है, बस जाने का देर है। अब जाएंगे और एकदम उसे सीने से लगाएंगे प्यारे बच्चों, चूमेंगे उसे हम गोल्डन प्ले बटन को। भाई मन कर रहा है कि हम गोल्डन प्ले बटन को हाथ में ले ले, ठीक है ना। हाँ, तो बस आप लोग को भी बहुत जल्द ही दिखाएंगे, ठीक है ना, आप लोग को बहुत जल्द ही दिखाएंगे। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है, और कल फिर मिलते हैं आप लोगों से हम, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।